यस, वेरी गुड, वेरी गुड प्रीति जी। खैर आपका नॉलेज तो हमेशा एक्सीलेंट होता है। तो देखिए, इससे हमको दो चीज समझ में आ गई है। अब म्यूट कर लीजिए, एक बार म्यूट कर लीजिए, जब आपने बोलना होगा तब आप ऑन करिए, सारे लोग एक एक करके जब मैम बोलेंगी तो आप लोग अनम्यूट करिए। रितु जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? वो आवाज के लिए बोली थी, क्लैरिटी नहीं है क्योंकि किसी का माइक ऑन था। ओके ओके, मैं हाँ, मैं म्यूट कर वही देती बात हूँ। बोल रही हूँ मैं भी। मैंने म्यूट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो डायबिटीज है ये एक लाइफ स्टाइल डिजीज है। लाइफ स्टाइल डिजीज का मतलब क्या होता है? लाइफ स्टाइल डिजीज का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी डिजीज जो आपकी लाइफ स्टाइल गड़बड़ होने के कारण आपको हुई है। अब लाइफ स्टाइल में गड़बड़ क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये भी देखें। क्या क्या चीजें हैं जो लाइफ स्टाइल में गड़बड़ हो जाती हैं? आपका सोना, आपका उठना, आपका खाना, आपका पीना, आपका एक्सरसाइज ना करना, है ना, हमेशा बैठे रहना, ये सारी चीजें जो हैं ये डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो हम थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ेंगे क्योंकि बिना बेस जाने हम उसके आगे हम उसको नहीं समझ सकते हैं। तो हम दोनों चीजों पर बराबर का ध्यान देंगे कि थ्योरी भी पढ़ें और प्रैक्टिकल भी देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अब अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो कैसे जानेगा कि उसको डायबिटीज हो गई है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है। तो देखिए, इसके लिए यदि मान लीजिए नाइट में यूरिन बहुत बार जाना पड़ रहा है, बार बार उठना पड़ रहा है, भूख बहुत बढ़ जाए लेकिन उसके साथ वेट गेन ना हो, कि आपका वेट भी जो बढ़ना चाहिए वो चीज ना बढ़े बल्कि कम होने लगे वजन। फिर मसल्स में जगह जगह आपको दर्द होने लगे, कभी पैर में, कभी हाथ में, कभी बैक में, और वो अपने आप ठीक भी हो जाए। आपके इंटरनल आपको बहुत कमजोरी लगने लगे कि आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको अपने अंदर से ये फील होने लगे कि मुझे बहुत कमजोरी फील हो रही है। फिर उसके बाद में यदि मान लीजिए कई बार हम कहीं यूरिन करके वो छोड़ देते हैं, पानी नहीं डालते हैं, और वहां पर चींटे या चींटी पास में आने लगे, तो वो भी एक सिंबल होता है कि वहां पर उस जिस व्यक्ति की यूरिन है उसे डायबिटीज होने के चांसेस हैं। अगर किसी तरह के कोई घाव हो जाए तो वो हिलअप ना हो जल्दी, और ये बहुत सारे ऐसे सिम्टम हैं। तो यदि इनमें से हम लगभग देखते हैं कि कोई 4-5 सिम्टम यदि हमें हो रहे हैं तो इट मीन्स हम डायबिटीज की रेंज में आ रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि जो फास्टिंग आपको मालूम है 3 टेस्ट आप डायबिटीज के कराते हैं। एक तो फास्टिंग कराते हैं, एक खाना खाने के बाद कराते हैं, और एक HB1AC कराते हैं, जिसमें आपकी 3 महीने की लगभग रेंडमली जो है वो शुगर आती है। तो यदि मान लीजिए फास्टिंग में जो है वो शुगर अधिक है, लेकिन जब आप पीपी टेस्ट कराते हैं, मतलब खाना खाने के बाद का, तो उसमें आपकी शुगर बैलेंस आ रही है। तो अगर फास्टिंग में आपकी शुगर गड़बड़ आ रही है, अधिक या कम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका डाउन जो है फेनोमिना है, और आपको सोते समय कोई भी नेचुरल स्वीट्स लेना चाहिए। वो इंडिकेशन नहीं है कि शुगर हो गई। ठीक है। अब हमको सबसे पहले जब शुगर किसी भी व्यक्ति को होती है तो सबसे पहले उसको पता करना होगा कि उसके कारण क्या है। मान लीजिए सिम्टम तो पता चल गए, अब उसके कारण क्या हैं? तो उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे स्ट्रेस, तनाव। यदि लगातार तनाव में रहते हैं और लगातार कार्टिसोल हार्मोन सीक्रेट होता रहता है, तो एक लिमिट के बाद वो इंसुलिन के लिए बॉडी को रजिस्ट कर देता है और टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। तो पहले देखें कि आप लगातार स्ट्रेस में तो नहीं रह रहे हैं। अब स्ट्रेस पर ये बात आती है कि जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि भाई हम तो बहुत, एक फॉर एग्जाम्पल कि घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं, हम अपना बेस्ट उनको देने वाले हैं, तो वो 8 दिन बाद आने वाले हैं, हम 8 दिन तक उसकी तैयारी कर रहे हैं, स्ट्रेस में रह रहे हैं,
तो हम सोचेंगे ये अच्छा है, या बच्चे हैं जैसे कि एग्जाम का स्ट्रेस है, लेकिन इस स्ट्रेस के भी, भले ही ये पॉजिटिव स्ट्रेस है, लेकिन इस स्ट्रेस के भी बॉडी पर वही इफेक्ट होंगे जो नेगेटिव स्ट्रेस के होते हैं। तो फाइनली अगर मान लीजिए आपने अभी आप बैठे हुए हैं और आपको लगता है कि आपको 4 घंटे बाद पानी पीना पड़ेगा, आपको प्यास लगेगी, ठीक है, और उस ग्लास को आप अभी से हाथ में उठा के ऐसे होल्ड करके रखें 4 घंटे तक, जबकि आपको पानी कब पीना है? 4 घंटे बाद। तो क्या होगा? 4 घंटे तक इस हाथ की क्या पोजीशन होगी? इसमें दर्द बढ़ जाएगा, इसमें मसल्स इसकी जगह जगह से फटीग हो जाएंगी, और आप बिलीव करेंगे यदि आप 24 घंटे ऐसे उठा के रखते हैं तो पैरालिसिस होने तक के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन थॉट में इसमें आप क्या करते हैं, आपको मालूम है 4 घंटे बाद प्यास लगी, तो आप या तो एक बॉटल भर के रख लेंगे बाजू में, या एक गिलास पानी रख लेंगे, या 4 घंटे बाद जब आपको प्यास लगती तो आप किचन में जाएंगे, पानी लेंगे और पी लेंगे। लेकिन थॉट प्रोसेस के लिए क्या आप ऐसा करते हैं? एनालिसिस कीजिए अपने आप को। यदि 8 दिन 1 हफ्ते बाद हमको कहीं बाहर जाना है तो उसका स्ट्रेस हम आज से लेके रखते हैं। यदि कोई गेस्ट आने वाले हैं तो उसका स्ट्रेस हम आज से लेके रखते हैं। तो हमारे अंदर ये जो फाइलें चल रही हैं, इनको बाइंड अप आपको करना सीखना पड़ेगा। कैसे उनको बाइंड अप करें? आप लोग सब मोबाइल सभी यूज करते हैं, तो आपने देखा है कि अगर मान लीजिए उसके बैकअप में अगर बहुत सारी फाइल्स चलती रहें, रन करती रहें, तो उसकी बैटरी जल्दी ही खत्म हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, जब हमको बैटरी सेव करना रहता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो हमको बैक में जो फाइल चलती रहती है उसके बैकग्राउंड में, उनको हम बंद कर देते हैं। और बैटरी सेवर मोड आप लोग ने सभी ने देखा होगा, लैपटॉप में भी आता है। तो हम हमेशा हमारे बैकग्राउंड में बहुत सारी फाइल्स चल रही हैं और हम उसी स्टाइल में जी रहे हैं, हमने अपना बैटरी सेवर मोड ऑन ही नहीं किया है। तो 100% क्या होगा कि मान लीजिए एक मोबाइल की बैटरी 24 आवर चलने वाली है ठीक है, उसके बाद वो बैटरी सेवर मोड में जाता है और मान लीजिए 6 घंटे और चल जाता है, तो टोटल कितना हो गया? 30 घंटे। लेकिन यदि उसका बैटरी सेवर मोड ऑन ही ना हो, या हम उसका बैटरी सेवर मोड जो है वो शुरू से ऑन कर दें, तो वही मोबाइल 40 घंटे भी चल जाएगा, क्योंकि 24 घंटे तक जो एनर्जी कंज्यूम हो रही थी उसको हमने पहले समय से ही रोक दिया, या डबल टाइम भी चल जाएगा। तो यहाँ पर जब हम अपने बैकग्राउंड के फाइल्स को ऑफ नहीं करते हैं, तो हम अपनी लाइफ लाइन को शॉर्ट करते जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी तो एक बैटरी ही है ना, जिससे हम यूज कर रहे हैं। तो एक तो ये रीजन हो सकता है स्ट्रेस, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। इसके पर्टिकुलर टाइप्स होते हैं, इनके मेथड्स होते हैं कि कैसे हम अपने जो बैकग्राउंड्स में फाइल चल रही हैं उनको ऑफ करें, जो कि जब इसमें मेडिटेशन वाला पार्ट आएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा। और यदि मान लीजिए मैं भूल जाती हूँ तो आप लोग मुझे एक बार याद दिला दें। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है कि हम फिजिकली वर्कआउट नहीं करते। आज की जो लाइफ स्टाइल है ना, वो सारी बैठने वाली है। देखिए, आप किचन में काम करते हैं, एक जगह खड़े होकर आप लंबे समय तक काम कर रहे हैं, जबकि यदि हम किचन में नीचे बैठ के कुकिंग करते हैं तो हम बार बार उठते हैं, कभी हम हाथ ऊपर करते हैं डिब्बा उठाने, कभी हम थोड़ा आगे पीछे जाते हैं क्योंकि वहां पे सिंक वगैरह भी नहीं होता, तो कभी हम पानी फेंकने जाते हैं। लेकिन जब हम आज के किचन में काम करते हैं, रसोई घर में, तो आप देखिए कि अगर हम मोस्टली एक जगह खड़े होकर काम कर लेते हैं, या 2-4 कदम इधर उधर जितना प्लेटफॉर्म का एरिया होता है, मोस्टली किचन सभी के थोड़े छोटे ही होते हैं कि आप पीछे मुड़े तो शेल्फ है, आपके स्टोरेज के शेल्फ है, और सामने तो जो वर्कआउट है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके बाद हमने टीवी देखा, हम थोड़ी देर सो गए, मोबाइल ऑपरेट किया, तो कुल मिला के हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसमें वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। और चूंकि अब जो हमारी डेली रूटीन है उसमें वर्कआउट नहीं होता है, तो वर्कआउट आपको कैसे करना पड़ेगा? कोई ना कोई आपको एक चीज अपना के, जैसे योग आप
ले लें, मॉर्निंग वॉक ले लें, जिम ले लें, एरोबिक ले लें, ये सारा ले सकते हैं। ठीक है, तो वर्कआउट आपका बहुत ही ज्यादा करना जरूरी है। तीसरा क्या होता है कि मान लीजिए हम हमारे जो लाइफ स्टाइल में हमारा जो फूड इंटेक है वो ऐसा है कि बहुत फाइन फ्लोर है, जंक फूड है, इस टाइप का है, तो ये क्या होगा कि हमारे इंटेस्टाइन में डिपॉजिट होता जाएगा। और इंटेस्टाइन की वॉल क्या काम करती हैं कि जो उसमें फूड पार्टिकल्स डिपॉजिट होते हैं उनको वो एब्सॉर्ब करके आपके ब्लड में भेजती हैं, जिसके थ्रू आपकी पूरी बॉडी में वो ब्लड उनको सर्व करता है या उनको सर्कुलेट करता है। तो अब यहाँ पर चूंकि जो फूड मटेरियल है वही बेस्ट नहीं है, तो क्या होगा, बॉडी को भी वैसा ही पोषण मिलेगा। जैसे यदि मान लीजिए ऊपर टैंक में गंदा पानी भरा है तो आप नल खोलिए तो वो गंदा पानी ही आएगा, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए उसमें साफ नहीं आ सकता जब तक कि आप ऊपर के टैंक की सफाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि जो ब्लड में जो प्रॉब्लम्स हैं वो ना हो, और उसके लिए आपके फूड, आपकी डाइट बहुत जरूरी है। इसके बाद एक और इसमें प्रॉब्लम होती है स्लीप डिसऑर्डर। जो अभी की लाइफ स्टाइल है वो हमारे जो सर्केडियन क्लॉक होती है, सर्केडियन क्लॉक कैसे चलती है, सूर्य के हिसाब से चलती है, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक। तो ये जो सर्केडियन क्लॉक है उसके हिसाब से हम अपनी खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, उसको हम मेंटेन नहीं करते। मालूम पड़ता हम रात को 12-1 बजे के बाद सो रहे हैं, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल है डायबिटीज फैक्टर के लिए। अब सोने से क्या ही इफेक्ट पड़ने वाला है, सोना तो सोना है, लेकिन अगर देखिए जैसे आप कोई भी बच्चा की जब बर्थ होता है तो वो 22 घंटे तक सोता है, बहुत छोटा बच्चा। जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके आवर्स कम होते हैं, लेकिन फिर भी 18 घंटे 16 घंटे इस तरह का रहता है। ठीक है, हम खुद अपने यंग बच्चों को बोलते हैं कि कितनी नींद आती है तुमको, तो उसका रीजन क्या होता है कि जितनी भी ग्रोथ होती है, जितनी भी हीलिंग होती है, वो जब हम सोते हैं उसी समय होती है, अदरवाइज वो हीलिंग हो पाना संभव ही नहीं है। पूरे दिन भर में हमने जो बॉडी में, हमारी बॉडी में टूट फूट हुआ, जो डैमेज हुआ, उसको रिकवर तो करना पड़ेगा ना। तो ये बॉडी हीलअप कब होती है, सिर्फ सोते समय, वो भी रात की नींद के समय, कि जब सूर्य एब्सेंस होता है। सूर्य अगर सूर्य की प्रेजेंस में हम सो भी जाते हैं, मान लीजिए हम दिन में बहुत अच्छी नींद सो गए, लेकिन वो हीलिंग पावर एक्टिवेट नहीं होता। तो हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है कि कम से कम 6 से 7 घंटे की रात की एकदम परफेक्ट नींद हो। ठीक है, और एक कारण होता है एनर्जी लेवल का डिस्टरबेंस होना, कि आपके जो एनर्जी लेवल हैं, आपके जो चक्रास हैं, वो ही डिस्टर्ब हो गए हैं, तो उसके कारण ये चीजें हो रही हैं। तो ये एक थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि इसके होने के कारण क्या क्या हैं और अब हम इनको ठीक कैसे कर सकते हैं। हमने बोला था कि जैसे वर्कआउट करना चाहिए, तो मैंने अपने इसमें ये बोला था कि आप योग या कोई दूसरा भी वर्कआउट कर सकते हैं। अब एक और भ्रांति योग को लेके क्या है कि हमने तो योग करना शुरू किया, मतलब मैजिक होना चाहिए, तुरंत ठीक हो जाना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दें, क्योंकि आज यहाँ जो भी लोग हैं सब अबव 25 तो हैं लगभग। तो अगर मान लीजिए हमने 25-30 साल तक अपने शरीर को मिस यूज किया है, उसके सारा गलत खाना दिया है, गलत पोस्चर किया है, तो वो 5 दिन में ठीक नहीं हो सकता। चीजें बिगाड़ना इजी होता है, लेकिन उनको सुधारना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, आप लोग जब अपने घर में एक 4 व्हीलर लाते हैं, सभी के घर में 4 व्हीलर होगी, कितने अलर्ट होते हैं कि 1 मंथ हो गया है, सर्विसिंग के लिए डालना है। कितने भी जरूरी काम हो, टाइम निकाल के वो सर्विसिंग के लिए डालेंगे ही डालेंगे। कुछ महीनों बाद जब पेड सर्विसिंग होने लगती है, तब भी ध्यान रखते हैं कि नहीं नहीं, वो पेड सर्विसिंग हो रही है तो क्या हुआ, लेकिन डालना ही डालना। क्यों करते हैं सब? क्योंकि आप चाहते हैं कि उस कार की लाइफ स्टाइल या उसकी जो लाइफ लाइन है वो अधिक रहे। ठीक है,
अब किसी भी मशीन की, इससे ये तो समझ में आ गया कि यदि कोई मशीन है तो उसकी सर्विसिंग बहुत जरूरी है यदि उसकी उम्र हमको बढ़ाना है। ठीक है, अब ये बताइए आपने अपनी बॉडी की कितनी सर्विसिंग की? गाड़ी हमने ब्रांड न्यू ली थी, लेकिन बिल्कुल 1 महीने से शुरू कर दी थी सर्विसिंग। अभी तक मान लीजिए आप जो 30-35 जो भी साल के हैं, तो क्या आपने सर्विसिंग की है? 10 बार की है, थम्स अप करें। 3 बार की है, या 1 बार भी की है तो थम्स अप करें। ठीक है, तो हमारी बॉडी एक मशीन है और इसकी टाइम टाइम पे सर्विसिंग होना बहुत जरूरी है, और हमें पेशेंसली उसे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सर्विसिंग कर लेंगे हमको कोई रोग नहीं होगा, हम हेल्दी रहेंगे, तो ये एक हमारे लिए सिद्धि है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी लाइफ में हेल्दी रहे, इसके अलावा और कुछ चाहता है क्या? मैं सबसे उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही रहता है, लेकिन हम उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते, उसके लिए पेशेंस नहीं है। तो वो आप लोगों को यहाँ 5 दिन रखना पड़ेगा और उसके साथ ही आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि साउंड वेव्स कैसे हमारे बॉडी को इम्प्रूव करती हैं, हेल्दी करती हैं। तो आपने शायद मालूम हो आप लोगों को कि बहुत सारे रिसर्च हमारे यहाँ इंडिया में तो नहीं चलते हैं, लेकिन फॉरेन में बहुत रिसर्च चल रहे हैं। तो आपको ये चीज मालूम होगी कि जो भी ह्यूमन बॉडी है उसमें जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो भी या बॉडी में रहते हैं या उसके आसपास रहते हैं। मतलब यदि हम देखें कि 10 व्यक्ति पानी में भीग रहे हैं तो 10 में से 3 को कफ एंड कोल्ड होगा, लेकिन 7 बिल्कुल फिट रहेंगे। उनमें भी वो वायरस तो थे, लेकिन वो क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि उनका इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने उन वायरस की ग्रोथ नहीं होने दी। तो ओम चैंटिंग पे जो बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, तो उससे ये रिजल्ट आया है कि जब हम ओम चैंट करते हैं तो उसके जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, साउंड के वाइब्रेशन क्रिएट होंगे, तो ये जो वाइब्रेशन है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर के 80% हार्मफुल माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यदि आप रोज ओम चैंटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब 80% आपके जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उनको आप डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, तो 80% डिजीजेस से तो आप बच गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम सही बैठना सीखेंगे। तो रितु जी सबसे पहले दंड आसन में बैठना इन्हें बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सब लोग अपने मैट पर आ जाएंगे। दंड आसन की स्थिति लेने के लिए दोनों पैरों को अपने सामने की तरफ फैलाएंगे, पंजों को बाहर की तरफ करेंगे, एड़ी पंजों को सीधा रखेंगे आसमान की तरफ। अभी हम स्टार्टिंग सीख रहे हैं बैठना। दोनों पंजे आपस में मिले हुए, हमारा बिग टो, हमारी हील, हमारे जो ये घटना होता है ये सब आपस में मिलेगा। जो हमारी नीज है इसको आपस में मिलाएंगे और हल्का सा नीचे की तरफ पुश करते हुए रितु जी 1 मिनट, देखिए आप लोग ना नोट डाउन अभी नहीं करें, ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी तो आप लोग बाद में कर लीजिएगा। अभी रितु जी के साथ करें, क्योंकि ये एक्सपीरियंस का विषय है, ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि इसको आप देख के समझ पाए। आप लोग मेरे को तो साथ में करें। यहाँ से पिन इसलिए नहीं कर रहे कि फिर आपको देख नहीं पाएंगे, फिर मैम पिन कर देंगी तो फिर वो देख नहीं पाएंगी आप लोगों को। तो आप लोग मुझे पिन कर ले सब लोग। नीज को हल्का सा नीचे की तरफ पुश करेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे, जिससे जो ये हमारे नीज के बीच का गैप है वो खत्म हो जाएगा। ऊपर आएंगे, थाइस को आपस में हमारी मिली हुई है, दोनों हाथों को अपनी थाइस के पास रखेंगे और हथेलियों पर प्रेशर देते हुए थोड़े से हिप्स को पीछे लेकर के जाएंगे। जब हम हिप्स को पीछे लेके जाएंगे तो हमारी जो लोअर बॉडी है वो एक अलाइनमेंट में आ जाएगी। अब यहाँ से अपने शोल्डर को हल्का सा रोल ऑन करते हुए बिल्कुल एक लाइन में लाएंगे। जब आप सामने से दिखा देती हूँ, जब आप शोल्डर को रोल ऑन करेंगे
तो ये चीज आपकी नेक के साथ बिल्कुल एक लाइन में आ जाएगी। कमर गर्दन को बिल्कुल सीधी रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइनल हमारी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। दृष्टि हमारे सामने किसी पॉइंट पर, किसी सामने एक पॉइंट बना ले, वहां पर ही दृष्टि को रखेंगे। ये है हमारी सम स्थिति बैठने की। सबसे पहले हमें अपने बैठने की स्थिति को ठीक करना है। अगर हम कोई भी आसन करेंगे और हमारी स्थिति ठीक नहीं है तो उस आसन का असर हमारे को पूरी तरह से नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हर पॉइंट पर ध्यान दें, अपनी स्थिति को पहले बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट करें, स्थिति को बिल्कुल सही करें। हाँ जी मैम, आगे बनाना है अभी। अब इसके बाद हम एक एक पैर को फोल्ड करते हुए सुखासन या किसी भी ध्यानात्मक आसन में आएंगे। तो आप कौन सा ध्यानात्मक आसन लगा सकते हैं उसे लगाएं। सुखासन, वज्रासन, भी ध्यान रखिए, शास्त्रासन। पहले एक पैर को अपने पैल्विक के पास लाएं, तो पंजा है, एक पंजे को अपने पैल्विक के पास लाएं, फिर दूसरे को लाएं। चाहे तो आप अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं, चाहे तो सुखासन में बैठ सकते हैं, और जो योग वाले हैं वो पूर्ण पद्मासन की स्थिति में भी बैठ सकते हैं, जैसे आपको इजीली बैठा जाए। लेकिन ध्यान क्या रखना है, कमर गर्दन सीधी रहेगी, शोल्डर रोल ऑन रहेंगे, और नेक हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी, आंखें हमारी सामने किसी पॉइंट पर। अपना पूरा फोकस आज्ञा चक्र पर बनाकर रखें, आंखें बंद रखें। अब बीच में आंखें नहीं खोलेंगे, ठीक है। ध्यान मुद्रा में बनाते हुए श्वेता जी पोजीशन में आ जाए। नीतू जी आपका बहुत अच्छा पोस्चर आ रहा है। कुछ लोगों के कैमरे ऐसे सेट हैं कि सिर्फ अपर बॉडी दिख रही है, तो कैमरे ऐसे सेट करें कि कंप्लीट बॉडी दिखे, जैसे नीतू जी का है, छाया जी का आपका है। पीछे से लाइट आ रही है तो आपकी पोजीशन दिख नहीं रही है। हाँ जी, आप जिस भी स्थिति में बैठे, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, बिल्कुल इजीली बैठेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे, हाथ ज्ञान मुद्रा में, बिल्कुल हाथों को सीधा नहीं करेंगे, रिलैक्स रखेंगे अपने थाइस के ऊपर। हथेलियों को अपने थाइस पर रखिए और यहीं पर ज्ञान मुद्रा बना ले। फर्स्ट फिंगर और थंब को आपस में जोड़े, बाकी उंगलियां सीधी। हाँ पंकज जी, एल्बो फोल्ड कर लें, आप सही कर रहे हैं। थोड़ा सा एल्बो फोल्ड कर लें, पीछे की तरफ ले लें, जिससे चेस्ट पूरा सीधा आप खींच कर नहीं रखेंगे। अगर हम खींच कर रखेंगे तो शोल्डर हमारे डाउन हो जाएंगे, इसलिए शोल्डर को रोल ऑन करते हुए पीछे और हथेलियों को अपनी थाइस के ऊपर, और ज्ञान मुद्रा लगा करके आंखें कोमलता से बंद करेंगे। ध्यान अपना आज्ञा चक्र, जहां हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, दोनों विकृतियों के बीच में। रितु जी अब मैं कंटिन्यू करती हूँ। राजीव जी दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें, इंडेक्स फिंगर को थंब से टच करके, इंडेक्स फिंगर थंब से टच करें सॉफ्टली। अब पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर रखते हुए धीमी गहरी लंबी सांस लें और लिप्स को राउंडेड करें, जैसे हम ओ बोलते हैं ना वैसे राउंडेड करें। जितना बाहर की तरफ लिप्स को एक्सटेंड कर सकते हैं खींचें, और फिर स्लो मोशन में एक्सेल करें। बहुत धीमी, आप मान लीजिए काउंटिंग करते हुए इनहेल करें। सपोज आपने 10 काउंटिंग तक इनहेल किया है तो कोशिश करें कि 20 काउंटिंग तक आप एक्सेल करें। नीरू जी कैमरे को सेट करके और करिए, अदरवाइज आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, और एक ही चीज को बार बार बता पाना टाइम शॉर्ट है, संभव नहीं होगा। 5 ब्रीदिंग्स करें इसी तरह से। चेस्ट हाइटेड रखें, चिन को थोड़ा ऊपर उठा के रखें। बहुत से लोगों ने चिन डाउन की है, चिन को थोड़ा ऊपर उठा के रखें। अब यहीं से हम ओम चेंटिंग करने वाले हैं। ओम चेंटिंग के लिए आपको क्या करना है, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर रखें और आज्ञा चक्र पर सबसे पहले ओम को विजुअलाइज करें।
आप ओम के किसी पिक्चर को, किसी स्टैच्यू को कोशिश करें कि आपके आज्ञा चक्र पर राजीव जी आराम से सुखासन में बैठ जाएं। अगर पैर फैलाने तो आप पैर फैला के भी बैठ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पैर मोड़ के ही बैठे। अब इसे आज्ञा चक्र के सेंटर में, आज्ञा चक्र मतलब दोनों आईब्रोज के बीच में जहां हम तिलक या बिंदी लगाते हैं। देखिए, जब आपने ये आज्ञा चक्र को विजुअलाइज करना शुरू किया, इसके बाद से आपके मसल्स मूवमेंट जीरो हो जाने चाहिए। सिर्फ आपके जो रेस्पिरेटरी मसल्स जो यूज हो रहे हैं उनके अलावा कंप्लीट मसल मूवमेंट जीरो, आईज क्लोज। जब तक आप इंटरनली कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आप इसे महसूस नहीं कर पाएंगे। अब धीरे से आपको गहरी लंबी सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए आपको ओम चेंट करना है। ओम चेंट को आज हम दो में ही बाइफरकेट करेंगे, ओ और म। तो मान लीजिए आप 4 काउंटिंग तक एक्सेल करने वाले हैं तो आपको 2 काउंटिंग तक ओ चेंट करना है और 2 काउंटिंग तक म, मतलब आधे आधे टाइम आपको ओ और म को चेंट करना है, क्योंकि यही चीज है जो आपके ब्रीदिंग पर कंट्रोल करेगी। और आपके ब्रीदिंग पर कंट्रोल होने से, ब्रीदिंग पर कंट्रोल करना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक है और जिससे आपके बॉडी में ओम का जो वाइब्रेशंस है वो इफेक्ट करने लगेंगे। 5 टाइम्स ओम चेंटिंग करते जाएं। मूवमेंट्स जीरो कर दें। यदि आपके मसल्स मूवमेंट होंगे तो आपका ध्यान उस जगह जाएगा। यदि मान लीजिए आपने हाथ को हिलाया है तो आपका पूरा ध्यान फिर हाथ पर जाएगा या पैर पर जाएगा, आपके इनर वर्ड से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो मसल्स मूवमेंट जीरो करें, 5 टाइम्स ओम चेंटिंग करते जाएं। गुड, वेरी गुड, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। दीप्ति जी फेस पे थोड़ा स्माइल लेकर आए। हम एक बहुत ही नोबल वर्क कर रहे हैं, तो सभी के फेस पर स्माइल। फाइव टाइम्स ओम चेंटिंग होने के बाद आप जिस भी मंत्र से अपने आप को जुड़ा पाते हैं, गायत्री मंत्र, नमोकार मंत्र, उस मंत्र को आप 3 बार चेंट करें। और जब आपकी मंत्र चेंटिंग कंप्लीट हो जाए तो दोनों पाम्स को रब करें। हेलो। जी हाँ, बोले। नहीं, आपसे नहीं कर रहा, कॉल आ रही थी मेरी कोई। ओके ओके, आप अनम्यूट है एक्चुअली, कोई बात नहीं, मैं म्यूट कर दे रही हूँ, आप बात करें। दोनों पाम्स को रब करें और जब हथेलियां अच्छी तरह से गर्म हो जाएं तो सबसे पहले अपनी आंखों पर रखें, फिर अपने फेस पर, और धीरे धीरे आईज ओपन कर लें। फेस पर स्माइल। आप लोगों ने बहुत अच्छा ओम चेंटिंग किया और इसको मैं सुनूंगी भी। यहाँ पर कुछ चीजें मैं क्लियर कर दूं कि मैं यदि किसी का नाम लेके टारगेट कर रही हूँ तो ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो जब तक मैं उनका नाम नहीं कॉल करूंगी तो वो समझ नहीं पाएंगे कि किसके लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ क्रिटिसिज्म इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन है करेक्शन। तो इस चीज को ध्यान रखें। और जब भी हम ये एनर्जी से रिलेटेड कोई भी करते हैं, जैसे ओम चेंटिंग, मंत्र चेंटिंग, तो कोशिश करें कि आपकी बॉडी पर जितने भी ऐसी चीजें हैं कि जो बॉडी को कहीं से टाइट कर रही हैं, जैसे आप फिंगर रिंग पहने हैं
या रिस्ट वॉच पहने हैं, है ना, तो उस तरह की चीजों को हटा दें, क्योंकि वो आपके सर्कुलेशन में या आपका जो एनर्जी का हम सर्कुलेशन का प्रॉपर रेगुलेशन कर रहे हैं उसमें वो रुकावट होंगी। ठीक है, तो उसे कोशिश करें कि वो हटा दें। और अभी इसमें जो कॉमनली एक मिस्टेक थी वो क्या थी कि जब आप इस तरह से बैठे थे तो ज्यादातर लोगों का चेस्ट डाउन था, चिन डाउन थी। ये पोजीशन आपके बैठने की थी। ठीक है, यहां से क्रंच था, चेस्ट डाउन था, चिन डाउन। तो कोशिश करें कि कल से जो अपनी मैट है वो आप कोई प्लेन वॉल के साइड में बिछाएं, कि आपके पीछे मैट के पीछे एक प्लेन वॉल हो। ठीक है, जिससे आपके, क्योंकि योग का इंटेंशन है आपका अलाइनमेंट ठीक करना। मिस अलाइनमेंट के कारण यदि मान लीजिए आपके राइट साइड वेट ज्यादा है और पेनक्रियाज दब रहा है, तो वो भी एक रीजन होता है प्रॉपर इंसुलिन ना बना पाने का। तो यहाँ पर हमारी पोजीशन क्या होना चाहिए, ये ज्यादातर जब वैली पोर्शन अधिक होता है तो क्या होता है कि ये नाभि को लोग इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं। यदि हम बोलते हैं ना कि ऐसे में स्पाइन स्ट्रेट करो, नॉर्मल बैठे हैं, तो मैं हाथ इसलिए रख रही कि ये मूवमेंट आपको समझ में आएगा। तो लोग स्पाइन स्ट्रेट कैसे करते हैं, ये दिख रहा है, नाभि बाहर आ गई। ठीक है, तो हमको करना कैसे है, ये नाभि अंदर, चेस्ट हाइटेड। तो पहले तो आपको इन दोनों को सामंजस्य करने में ही मुश्किल होगी। करके देखें, थोड़ा सा सीधा बैठे, नाभि अंदर, चेस्ट अप। क्योंकि ये जो कोर मसल्स हैं इनको हम हमेशा ऐसे क्रंच ही रखते हैं। खोलते हैं क्या इनको कभी, ध्यान आ रहा है? 24 घंटे में ऋतु जी मुस्कुरा रही है, मतलब वो नहीं खोलती, हाँ कि खोलती है। चलिए, तो हमको ये कोर मसल्स को पूरा ओपन करना। कोर मसल्स ओपन करके हमारी जो पैल्विक है वो अंदर, चेस्ट हाइटेड। क्योंकि हमारी जो स्पाइन होती है ना, वो उसका नेचुरल शेप ऐसा एक लाइन में ऐसा नहीं होता है खिंचा हुआ। क्या होता है, हमेशा थोड़ा सा, जैसे एस होता है ना, एस लेटर, उसको खींच दें हम, वो शेप होता है। तो हमको नेचुरल शेप में रखना है, ना कि अनावश्यक इसे खींच के रखना है। क्योंकि कल का सेशन जिनने ज्वाइन किया होगा उनने ये चीज सीख ली होगी कि अनावश्यक रूप से खींच के रखना अपने शरीर के प्रति हिंसा भाव है। ठीक है, तो इसे नेचुरल फॉर्म में रखेंगे। तो कल आप लोग एक वॉल का सामने ही अपने मैट को बिछाएंगे, तो हम इसे करेक्ट कर लेंगे जिससे सभी की पोजीशन क्लियर रहे। ठीक है, अब हम करने वाले हैं कपाल भाती। तो कपाल भाती के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले तो एक जो आपका बेसिक पोस्चर आपने लिया था ओम चैंटिंग के लिए, आप किसी भी पोस्चर में बैठ सकते हैं। या तो आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन में चाहे तो इस तरह से बैठ सकते हैं, पद्मासन में चाहे तो इसमें भी बैठ सकते हैं, सुखासन में भी बैठ सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, स्वास्तिकासन, सिद्धासन। ठीक है, तो आप किसी भी पोजीशन में बैठेंगे। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो चूंकि हमको पेट को मूव करना है, तो यदि इन मसल्स के ऊपर का वेट हम रिड्यूस कर दें, मान लीजिए, तो ज्यादा अच्छा मूवमेंट होगा कि इन मसल्स के ऊपर वेट रहेगा तो अच्छा मूवमेंट होगा। वेट को रिड्यूस करें, है ना, थम्स अप करते जाइए आप लोग, सही लगता है तो। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि मोस्टली इसमें क्या होता है कि जब हम पद्मासन में बैठते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हम ये वेट को रिड्यूस नहीं कर पाते। तो बाद में तो कर सकते, जब आप बहुत हैबिचुअल हो जाएंगे तब आप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हम सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा इस तरह से बैठे। ये आपका एक पैर यहाँ पर, दोनों पैरों को खोलें। जिनको नी प्रॉब्लम है वो लेग स्ट्रेट करके बैठ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक पैर को आपने सॉफ्टली मोड़ लिया, दूसरे पैर को इसके सामने मोड़ लिया, सिंपल। आपके दोनों एड़ी यहाँ पर एक साथ। तो जब आप पोजीशन में बैठते हैं ना, तो एक तो आपका ये एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि थाई जॉइंट ओपन ना होना आज की सबसे बड़ी एक मुश्किल है।
तो इसमें कभी आप इस पैर को अंदर कर लें, कभी इसको बाहर कर लें। अब जब हम राजीव भैया आप मैम का देख कर करिए, आप गलत कर रहे हैं। आपने बटरफ्लाई वाली हाँ, आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये पोजीशन जब हमने अडॉप्ट कर ली, ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, ये ऐसे नहीं बैठना है, ये दिख रहा है पैर, एंकल को खोल के बैठना है मैक्सिमम। अब हमको दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा या किसी भी एक मुद्रा में आप रख सकते हैं। मुद्रा का भी अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, तो उस पर भी हम बात करेंगे जब हम डायबिटीज मुद्रा के बारे में करेंगे। तो आप इस तरह से आराम से बैठ जाएंगे, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी लेकिन खींची हुई नहीं रहेगी, इरेक्ट नहीं रहेगी, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, ये अंदर, जैसे ये हमने खींच के बैठे, अब ये अंदर और चेस्ट ऊपर, चिन हाइटेड। ज्यादातर लोग अभी भी जब ओम चैंटिंग कर रहे थे तो चिन को ऐसे डाउन रख रहे थे। तो हमें चिन को कितना ऊपर करना है कि ये जो हमारा लोअर जॉ की हड्डी है, ठीक है, सभी को ये हड्डी फील हो रही, टच करके देखो, ये हड्डी होती है जो लोअर जॉ की पूरी हार्ड है ना। तो ये जो आपका लोअर जॉ है ये फ्लोर के पैरेलल रहे, मतलब ये अगर हमारा लोअर जॉ है तो ये फ्लोर के पैरेलल रहे। मैक्सिमम पोजीशन पे ये कैसा रहता है, ऐसा रहता है, सामने की तरफ झुका हुआ। तो चिन को आपको हाइटेट करना है, ये पोजीशन आपकी बेसिक पोजीशन रहेगी। अब आपको क्या करना है, एक बार डीप इनहेल करना है, और इनहेल जो करना है वो आपको एफर्टलेस करना है, और नेवल को अंदर की तरफ पुश करते हुए एफर्टफुली एक्सेल करना है। अब इसमें सबसे बड़ी जो मैंने प्रॉब्लम देखी है जनरल, वो क्या होती है कि जब कपालभाति लोग करते हैं तो उनके कंधे भी हिलते हैं, हाथ भी हिल रहे हैं, तो ज्यादातर वो मूवमेंट कैसा होता है, ये वाला। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस पे काम कर रहे हैं, नेवल पर। तो नेवल के आसपास जो ये मसल्स हैं, इनके अलावा बाकी पूरे मसल्स में जीरो मूवमेंट, ठीक है। तो नेवल के आसपास कौन से हैं, कोर मसल्स, क्वाड्रिसेप और ट्रांसवर्स मसल्स। तो बस ये तीन मसल्स आपके मूव होंगे। तो किस तरह से होंगे कि आपके शोल्डर स्थिर रहेंगे, एक लाइन में रहेंगे 180 डिग्री में। दोनों हाथ को आपने किसी एक मुद्रा में रख लिया। अभी बहुत सारे लोग इस तरह से रखे थे, ये सही तरीका है, ये गलत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हमारे शोल्डर धीरे धीरे राउंडेड हो जाते हैं हमारे जो पोस्चर डिफॉर्मेशन के कारण। तो हमें इनको ठीक करना है, क्योंकि ये नेचुरली कहते हैं 180 डिग्री, और जब ये राउंडेड होते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल की मेन जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है। तो हमको क्या करना है, शोल्डर को रोल बैक करके पीछे ले जाना है, चेस्ट पूरा ओपन करना है, हाथ इस तरह से रखना। अब हम इसमें हाथ सीधा भी रख सकते, लेकिन अभी इन मसल्स पर आपका कंट्रोल शायद ना हो, तो इसलिए हम एल्बो को फोल्ड करा देते हैं कि ऑटोमेटिक ये पीछे रहे और ये चेस्ट ओपन रहे। क्योंकि जब लोग सामने हाथ करके बैठते हैं ना तो वो ऐसे बैठते हैं। तो देखिए शोल्डर आगे आ गए और चेस्ट क्लोज हो गया। तो एक्चुअली ये सही बैठने का तरीका क्या है कि शोल्डर रोल बैक किए और ये स्ट्रेट हुए। इसमें चेस्ट पूरा ओपन होना चाहिए, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिस के बाद आएगा। तो अभी बेटर है कि हम एल्बो को थोड़ा पीछे कर लें, जिससे हमारा चेस्ट पूरी तरह से ओपन रहे, क्योंकि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए क्या जरूरी है, चेस्ट का ओपन रहना। अब इसके बाद हम आंखें बंद करके करेंगे, सिंपली इनहेल, हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे थाइस के ऊपर, इस तरह से। अब ये जो हम स्ट्रोक कर रहे हैं ये कैसे करेंगे, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, ना उससे जल्दी ना उससे धीरे, हर सेकंड में 1 स्ट्रोक करेंगे। और आज कोशिश करेंगे कि 60 स्ट्रोक हम उसमें करें। पंडित भैया हम कपालभाति कर रहे हैं अभी। श्वेता जी कोशिश करिए चेस्ट मूवमेंट कम हो। चिन बहुत सारे लोगों ने डाउन करके रखा है, चिन अप कर लें। राजीव भैया हाथों को थाइस पर ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। हाँ जी,
नीरू जी वीडियो ऑन कर लें। और दीपिका दीदी, अगर आप थोड़ा सा पीछे बैठेंगे या कैमरे को आगे खिसका देंगे तो आपकी पूरी पोजीशन दिखेगी। गुड पंकज जी, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कंटिन्यू करें, बस चिन को थोड़ा सा अप कर लें। यस, वेरी गुड। 60 स्ट्रोक जब आपके हो जाएं तो आप रुक जाएं। गुड, अब सभी का बहुत अच्छा आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। दोनों पाम्स को रब करें, आंखों पर रखें और आईज ओपन कर लें। अब हम इसमें नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है अग्निसार क्रिया वो सीखेंगे। ठीक है, तो अग्निसार क्रिया की क्या चीज होती है, वो भी हमारी एक पेट की एक्सरसाइज है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि जो पेट में यदि गंदगी जमा होगी तो वो आपके बॉडी को इफेक्ट करेगी ही करेगी। तो ये सारे जो है ये षट कर्म के अंतर्गत आते हैं, कपालभाति भी और अग्निसार क्रिया भी। तो ये दोनों जब षट कर्म के अंतर्गत आते हैं, और इन दोनों का काम क्या है, इंटेस्टाइन को क्लीन करना। तो ये प्रोसेस डायबिटीज के लिए कंपलसरी है। इसमें हम पोस्चर वही रखेंगे, लेग पोस्चर, बस कोशिश करेंगे कि नीज को थोड़ा और दूर कर लें मैक्सिमम। बटरफ्लाई की पोजीशन में नहीं आएंगे, लेकिन आप देखिए ये एंकल के पास पैर है और ये भी पूरा खुला हुआ। मैक्सिमम जितनी दूरी आप नी आपके ऊपर ना उठे उतनी दूरी तक आप कर लें। सेकंड हमको क्या करना है कि हमारी ये 4 उंगलियां जुड़ी हुई, अंगूठा एल शेप में, और इसे इस तरह से पकड़ना है, चारों उंगलियां सामने की तरफ और अंगूठा पीछे। क्योंकि जो अग्निसार क्रिया है वो हमको ब्रेथ को होल्ड करते हुए करना है। तो जब हम ब्रेथ होल्ड करते हुए करते हैं तो हम कम कर पाते हैं, तो इसलिए हमको अपनी फिजिक को उस तरह से मैनेज करना पड़ेगा कि हम उसमें अधिक स्ट्रोक कर पाए। तो इस तरह से ये हाथ रखे। अब हमको यहाँ पर हाथों को जोर से दबाना है, जिससे हमारी अपर बॉडी का वेट, हमारे सिर का, हमारे कंधों का, दोनों इन हाथों पर आ जाए। डीप इनहेल करेंगे, कंप्लीटली एक्सेल करते हुए नेवल पूरा अंदर आ जाए। मैं एक हाथ नेवल पर रख रही हूँ जिससे आपको समझ में आए। नेवल पूरी तरह से अंदर आ गया। अब हमें क्या करना है, ना सांस लेना है ना सांस छोड़ना है। बिना सांस को लिए या छोड़े हुए, मतलब सांस को रोक के रख के नेवल को इस तरह से अंदर बाहर चलाना है। उससे काउंट करना है कि आप कितनी बार उसको चला सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 टाइम्स किया। जब आपको लगता है कि अब आप सांस नहीं रोक सकते हैं, तो आपको नाभि को ढीला छोड़ना है, फिर से सांस लेना है, फिर सांस छोड़ना है, दूसरा राउंड करना है। और दूसरे राउंड में भी कोशिश क्या करना है कि आप कम से कम 10 स्ट्रोक तो करें जो फर्स्ट राउंड में किए, और ऐसे ही थर्ड टाइम। तो ये 3 बार हमें करना है। एक बार मैं करके दिखा रही हूँ, आप लोग देख लें। फिर उसके बाद आप करेंगे कंटिन्यू। चेस्ट ओपन रहेगा, ज्यादातर लोग ये ऐसे करते हैं, तो ये पोजीशन ना हो, चेस्ट हाइटेड ओपन, धीमी गहरी लंबी सांस, पूरी सांस को बाहर छोड़ा। अब यहाँ से ब्रेथ होल्ड किए हुए हैं हम, और इसे मूवमेंट देंगे। अब इसमें भी आप देख रहे हैं कि रेस्ट ऑफ द जो मसल्स हैं बॉडी के, वो पूरे कैसे हैं, रेस्टिंग पोजीशन में। वो किसी भी तरह का उनमें मूवमेंट्स नहीं है। ठीक है, चलिए तो आप कोशिश करें, आप लोग सब सबसे पहले पोजीशन ले लें। नीतू जी पैर को ना नीचे रखे जमीन पे, तो आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। आपने एक के ऊपर एक रखे ना, थोड़ा सा गैप रखें। दोनों तरह से करके देखें, आपको खुद समझ आएगा कि किसमें आप बेटर कर पा रहे हैं। अंशिका जी चिन अप रखें। अब सिर्फ नेवल को आपको करना, गहरी लंबी सांस लें, पूरी सांस को बाहर छोड़ें, कोशिश करें आंखें बंद करके करें।
मुस्कान जी आंखें बंद करके करें, तभी आप इंटरनली जुड़ पाएंगे और उसे कर पाएंगे। भैया हाथों को नीज पर रख लीजिए। राजीव भैया हाथों को अपने घुटनों पर रखिए, उंगलियां बाहर की तरफ, अंगूठा बस अंदर की तरफ। 3 राउंड्स करें, उसके बाद रुक जाए। लंबी गहरी सांस लेके पूरी तरह बाहर छोड़ेंगे और पेट को अंदर बाहर करेंगे। नेहा कुछ दीदी सभी का आपके अच्छा साथ जो है, अगर वो अलग एक डिवाइस पे करेंगी तो वो भी दिखाई देंगी। आप एक दिखाई दे रहे हैं, दूसरा नहीं दिखाई दे रहा है। थ्री राउंड्स जब हो जाए तो अपने पाम्स को रब करें, आइस पर रखें और आइस ओपन करें। तो आज हमने सारी जो प्रोसीजर की हैं, वो फर्स्ट प्रोसीजर की है कि हमने अपने अंदर के जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया साउंड वेव के थ्रू, फ्रीक्वेंसीज के थ्रू। फिर उसके बाद हमने प्यूरिफिकेशन प्रोसेस की कि हमारी जो इंटेस्टाइन है वो उसमें जो भी चीजें डिपॉजिट हैं, बहुत अधिक स्टिकी मटेरियल जो है वो डिपॉजिट है, वो सब आगे की तरफ बढ़ के रेक्टम में आ जाए। तो ये दो हमने प्यूरिफिकेशन प्रोसेस की। अब ये जो प्रोसेस है ये आपको करना डेली है, लेकिन आज चूंकि मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए टाइम बहुत लगा। कल हम यही प्रोसेस 5 मिनट में एक साथ कर लेंगे। तो अब हम इसके बाद आएंगे कल ज्वाइंट एक्सरसाइज पर, कि सही टेक्निक के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज कैसे करें। क्योंकि आप लोग सभी को मालूम है कि जब कोई भी व्यक्ति डायबिटीज जिसको होती है तो उसका सबसे पहला इफेक्ट किस पर पड़ता है? उसके मसल्स पर, है ना। और खासकर कौन से मसल्स? वो मसल्स जो हार्ट से बहुत दूरी पर, है ना, जैसे हमारे हाथ के मसल्स या पैर के मसल्स। तो ज्यादातर जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उनके आप देखिएगा पैर ज्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं, है ना। तो उसका कारण क्या है कि सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं मिलना, और सर्कुलेशन मिल रहा है तो उसके साथ न्यूट्रिशन वैसे ही कम जा रहे हैं। तो मसल्स बहुत जल्दी इफेक्टेड होती हैं। जब मसल्स का लॉस होता है तो फिजिकल स्टेमिना कम हो जाती है। तो जो डायबिटीज में हम योग करते हैं उसका जो एक इंटेंशन है कि आपकी जो डायबिटीज है वो कम आए, ब्लड में शुगर कम आए, ये बाय प्रोडक्ट है। लेकिन डायबिटीज में योग करने का फर्स्ट इंटेंशन ये है कि मान लीजिए डायबिटीज के साथ मसल्स जो है वो 10 साल तक चलने वाली हैं, तो वो 20 और 25 साल तक चले, जिससे आपके बॉडी की स्ट्रेंथ बनी रहे, लेग्स में डायबिटीज के इफेक्ट ना दिखें, आईज में आई डायबिटीज के इफेक्ट ना दिखें। तो यहाँ पर 3 तरह की एक्सरसाइज मेन हो जाती हैं। एक तो होता है कि जो हमने प्यूरिफिकेशन किया, फिर एक होता है कि हम पूरी जॉइंट्स एक्सरसाइज करें जिससे पूरी बॉडी में सर्कुलेशन फास्ट हो। और वहां के जो अगर सर्कुलेशन फास्ट होगा तो क्या होगा कि बॉडी डिटॉक्स भी होगी, जितने वहां पर टॉक्सिन्स डिपॉजिट है वो ब्लड में आके वापस जाएंगे। और फिर तीसरा हमारा कोशिश होता है कि हम पैनक्रियास को थोड़ा सा स्टिमुलेट करें कि प्रॉपर इंसुलिन जो हो वो सीक्रेट हो, हार्मोन्स जो है वो इंसुलिन बने और ब्लड में आए। तो ये 3 स्टेज पे हमारा काम होता है। तो जैसे जैसे ये आप बढ़ाते जाएंगे इनको, आपको करना ये रहेगा कि जैसे आप खाना है अपनी डेली लाइफ में वो खाते ही है ना, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो। कभी थोड़ा टाइम एडजस्ट कर लेते हैं, पहले खा लेते हैं, कभी बाद में खा लेते हैं, कभी 5 ही मिनट में खा लेते हैं, लेकिन खाते हैं। तो वैसे ही आपको एक्सरसाइज अपनी लाइफ स्टाइल में कंटिन्यू करनी पड़ेगी, चाहे आप सुबह करें चाहे शाम करें, एक टाइम फिक्स कर लें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो टाइम हम नहीं कर पाते, तो किसी और टाइम करें। फिर मैं आपको 2-3 ऐसे छोटे छोटे पैकेज दूंगी कि अगर किसी दिन आपके पास समय नहीं है तो आप 5 मिनट में पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करके फ्री हो जाएं। लेकिन ये सिर्फ किस लिए है? जिस दिन आपके पास टाइम की शॉर्टेज है।
उसको ऐसा ना लें कि रोज 5 मिनट करके और फ्री हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। फिर चूंकि ये लाइफ स्टाइल है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, तो हम मेडिटेशन पर भी जाएंगे और उस पर भी थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो ये जो 5 दिन है ये सीखने के हैं, लेकिन इसको कंटिन्यू आपको करना है, क्योंकि हम सब 1 महीने बाद जरूर आप लोग से एक बार फिर से मिलेंगे और जो फीडबैक फॉर्म है उसमें आपके क्या रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसको हम जरूर लेंगे कि क्या चेंज आए। लेकिन 1 महीने तक कंटिन्यू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं 5 दिन में आपको अच्छी तरह से वो सिखा दूं। ठीक है, तो आज का जो ये पूरा सेशन था, इसमें अगर क्वेश्चन हो, प्रीति जी कुछ बोलना चाह रही हैं? यस मैम, थोड़े से 2 डाउट्स मुझे क्लियर कराने थे। जी एक तो आपने बोला था कि स्ट्रेट बैठना है, क्योंकि हम जनरली झुक के बैठते हैं तो पैंक्रियास पे प्रेशर आता है। तो मैम जैसे मंडूकासन या अर्ध आसन का प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हम यही कहते हैं कि हमारे पैंक्रियास पर प्रेशर आए, प्रेशर आने से वो स्टिमुलेट हो। तो ये कंफ्यूजन था। दूसरा पॉइंट था कि अभी आपने बोला कि जैसे मैं नॉन डायबिटिक हूँ, तो क्या मुझे भी 5 डेज इसके बाद फिर से शुगर टेस्ट कराना पड़ेगा कि नॉन डायबिटिक नहीं को भी नहीं कराना है या नहीं नहीं, नॉन डायबिटिक वालों के लिए नहीं है ये। एक्चुअली ये भी ऑप्शनल है ना, कि अगर वो कराना चाहे तो करा ले, कंपलसरी नहीं है कुछ भी। क्योंकि अगर अंदर से वो फील करने लगते हैं, एनर्जी फील करने लगते हैं, अपने आप को और इम्प्रूव फील करने लगते हैं, तो सबसे बड़ा टेस्ट तो आपके अंदर से जो आवाज आती है कि अगर आप सो के उठे और सबसे पहले आंखें बंद करते हुए पूछें कि आज कैसा लग रहा है, और बॉडी बोले वाह आज तो बहुत एनर्जेटिक हूँ, आज तो सारे काम निपटा देंगे, आज तो ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, सब कुछ कर देंगे, वो आपका हेल्दी है, कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि सो के उठ के ही लगे कि अरे क्यों उठना पड़ रहा, भी थोड़ी देर और सो जाते हैं, आज तो बहुत मैम ऐसा तो आलस आ कभी रही फील नहीं हो, है ना। तो कभी ये फील नहीं हो, सबसे फुल एनर्जेटिक रहते हैं। मैम बिल्कुल एक और क्वेश्चन है। जी अग्निसार में आपने बताया, अग्निसार में इनहेल करना है देन एक्सेल करके करना है। तो मैम हमने जैसे पहले कभी सीखा था तो एक्सेलेशन विद माउथ था वहाँ, जैसे इंदौर से सीखा था, इनहेल विद नहीं नॉस्ट्रल एंड एक्सेल विद माउथ। तो क्या कोई डिफरेंस है, हम नॉस्ट्रल से ही एक्सेल कर रहे हैं या माउथ से एक्सेल कर रहे हैं अग्निसार में? नहीं, एक्चुअली अग्निसार हर जगह ब्रेथ को होल्ड करके ही बताया जाता है, क्योंकि अगर आप माउथ या कोई भी एक्सेलिंग नहीं कर रहे हैं तो वो कपालभाति में आ जाएगा। नहीं, नो मैम, हमने एक्सेल कर दिया जैसे बाह्य कुंभक लगा दिया, एक्सेल कर दिया, कि उसके उसके बाद पहले हम आप बोल अग्निसार रहे कर रहे हैं। हैं, है ना, हाँ, तो वो एब्डोमेन। एक्सेलेशन हमें माउथ से करना है या नॉस्ट्रल से करना, वो नहीं, डाउट क्लियर एक्चुअली करना ये है। जो माउथ से करना है ये इसकी एडवांस प्रोसेस है ना। वो मैं सोच रही थी बाद में बताऊंगी, लेकिन एक बार मैं बता देती हूँ क्या होता है। देखिए, अभी यौगिक ब्रीदिंग में आप लोग कंफर्टेबल नहीं है। यौगिक ब्रीदिंग होती है कि हम 3 तरह से ब्रीथ करते हैं। एक तो होता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, एक लंग्स ब्रीदिंग, और एक ये जो बची हुई क्लाविकुलर ब्रीदिंग, है ना। तो ये तीनों पे जब आपका कंट्रोल आ जाता है तो वो होती है यौगिक ब्रीदिंग। तो यौगिक ब्रीदिंग क्या होती है कि पहले हम इनहेल करेंगे तो नेवल हमारा बाहर जाएगा, फिर और इनहेल करेंगे तो हमारे रिब्स साइड में साइड में एक्सटेंड होंगे, और फिर थोड़ी और ब्रीथ करेंगे तो हमारा ये हिस्सा भी फुल हो जाएगा। और जब हम एक्सेल करते हैं तो जस्ट इसके अपोजिट सीक्वेंस में करते हैं। पहले हम अपने चेस्ट और नेवल को मूवमेंट नहीं देते हैं, सिर्फ एक्सेल करते हैं तो ये एयर पास आउट होती है। उसके बाद हम अपने रिब्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी लंग्स ब्रीदिंग होती है, और लास्ट में हम नेवल को धीरे धीरे पीछे ले जाते हैं तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हमने सिंपल इनहेल किया और एक्सेल किया तो हमारी एब्डोमिनल ब्रीदिंग और लंग्स ब्रीदिंग तो हो जाती है, लेकिन यहाँ जो क्लैविकुलर ब्रीदिंग होती है वो नहीं होती है। तो जब हम इस पर कंट्रोल आ जाता है सबका, तो जब हम इसकी एडवांस टेक्निक करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि डीप इनहेल किया और लिप्स को राउंडेड करते हुए एक्सेल करते हुए थोड़ा सा ऐसा सामने की तरफ झुकते हैं विथ एक्सेल। तो क्या होता है, यहाँ पेट पर दबाव पड़ता है तो ये एयर पूरी बाहर हो जाती है, और जब यहाँ पूरी एयर बाहर हो गई तो हम लिप्स को बंद करके वापस सीधे होते हैं, तो अंदर एक जबरदस्त वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और वो वैक्यूम क्रिएट होने के कारण क्या, नेवल ऑटोमेटिक अंदर खींचता है। तो ये इसका प्रीति जी एडवांस वर्जन है, गलत वो भी नहीं है ना।
और आपने जो मंडूकासन के बारे में क्वेश्चन किया है, तो हम इसमें मंडूकासन करेंगे तो उस समय आप जरूर रिपीट करें, तो मैं उसको क्लियर करूंगी कि वो क्या है। ठीक है, आप ध्यान रखें, कहीं नोट कर लें, तो उस समय आप जरूर करें। अगर किसी और के भी क्वेश्चन हो तो हैंड रेस कर लें। जी पंकज जी, आप कुछ जी, बोलना मैं चाहते ये पूछना चाह रहा हूँ, 20 साल से डायबिटिक हूँ, 20 ईयर से करीब। हैं? जी इंसुलिन भी ले रहा हूँ मैं, जी। और मेरा वेट है 83-84। वेट मेरा नीचे नहीं आ रहा है कैसे भी, और मेरा फैट जो है ना मेरे टमी पे है और थोड़ा सा फेस पे है मेरे, हाँ बाकी तो बॉडी में वेट नहीं है मेरे। हाँ, तो इसके लिए आप बहुत जरूरी है कि एक जी, कंटिन्यू आप एक्सरसाइज करें, आपका डाइट प्लान हो। मैं डेली वैसे वॉकिंग करता हूँ मॉर्निंग में 5 सवा 5 बजे घंटे वॉकिंग करता हूँ पूरी 4 से 5 किलोमीटर पर डे। कभी वीक में एक बार साइकिल भी चलाता हूँ मैं, हम्म। पर मेरा वेट नीचे नहीं आ रहा है मेरा बिल्कुल भी। हाँ, एक्चुअली शायद उसके लिए आपकी बॉडी हैबिचुअल, कब से कर रहे हैं आप ये दोनों प्रोसेस? और मेरे को काफी टाइम हो गया मैंने करते हुए, कई साल हो हाँ, गए मेरे को। एक्चुअली हमारी बॉडी क्या होती है ना, हैबिचुअल हो जाती है जी धीरे धीरे। जैसे देखिए, अगर जो पत्थर तोड़ते हैं जी तो एक समय के बाद उनके ये मसल्स ऑटोमेटिक बिल्डअप हो जाते हैं, जी स्ट्रेंथ हो जाती है। तो फिर वो मान लीजिए पहले जैसे अगर 1 घंटे पत्थर तोड़ने में वो थक गए, तो बाद में मालूम पड़ता कि वो 2 घंटे में भी नहीं थक रहे। जी जैसे एक एग्जाम्पल, जब सूर्य नमस्कार हम किसी को कराते हैं स्टार्टिंग में, जी। तो वो 2 राउंड ही मुश्किल से कर पाता है, लेकिन हम्म। वही व्यक्ति 1 साल बाद फिर 12 राउंड भी आराम से कर लेता है। जी तो जी ये हमारी बॉडी की आदत है कि वो बहुत जल्दी यूज टू होती है, जी जी। तो उसमें चेंजेस लाना बहुत जरूरी होता और मेरे को मैक्सिमम एक्सरसाइज ना मेरे को पेट वाली करा देना, जैसे मेरा थोड़ा टमी कम हो जाए मेरा। है। देखिए, जी उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि आपके जी मसल्स कितना, क्योंकि ये सेशन तो जी हमारा सीखने का जी 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 है ना। क्योंकि जी। योग थेरेपी का मतलब ये होता है कि जैसे मेरी 1-to-1 क्लासेस चलती हैं, ओके कि एक बार, क्योंकि थेरेपी हम ग्रुप में नहीं कर सकते, ओके। क्योंकि कोई भी बॉडी, आप यहाँ मान लीजिए 10 लोगों को डायबिटिक है, जी लेकिन 10 लोगों की बॉडी फिगर अलग होगा, 10 लोगों का माइंड सेटअप अलग होगा, दस जी लोगों जी की जी। डाइट अलग होगी, ओके, तो आप उनको एक साथ कैसे ट्रीट कर सकते बिल्कुल सही बात है। हैं? तो ये तो सिर्फ एक डायबिटीज के लिए अवेयरनेस का है कि जो हम कॉमनली कर सकते हैं, जी जी कि जी। सभी कर सकते हैं। अब एक व्यक्ति हो सकता है जिसको डायबिटीज है लेकिन उसको स्लिप डिस्क की भी प्रॉब्लम है, हम्म। तो हम उनको फ्रंट बेंडिंग कैसे बता पाएंगे? जी तो जी। यहाँ हम कॉन्सेप्ट ये रख रहे हैं कि व्यक्ति को सिर्फ डायबिटीज है, बाकी वो हेल्दी ठीक है, तो 1:1 अगर लेनी क्लास तो कैसे होगा उसमें? है। एक्चुअली वो अलग से मेरी क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन, ओके तो वो वन ओके। टू वन होती हैं। तो जी उसमें पूरा जो पैकेज प्लान किया जाता है वो जी उनके अकॉर्डिंग ही किया जाता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति मेरे सामने है, तो उसकी कहाँ पर फैट जी ज्यादा है, क्या उसकी मसल्स स्ट्रेंथ है, जी। कहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी कम है या स्ट्रेंथ कम है, वो सब देखते हुए डिजाइन किया जाता है ठीक कि है उसको क्या करना चाहिए। ठीक है और मैडम। उसमें एक ये भी होता है कि जैसे एक एग्जाम्पल है कि मैं पद्मासन कराना चाह रही हूँ, जी लेकिन नी फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है, तो पहले तो मुझे कुछ और करा के उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी, तब मैं पद्मासन पे उसको उनको ले पाऊंगी। जी जी तो वो सारी चीजें रहती हैं उसमें। फिर डाइट कैसे लेना है, आपकी थॉट प्रोसेस को आपको कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, शायद आप लोग में से कुछ इस वर्ड से परिचित होंगे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो ओके जो WHO है उसने अभी जो डिक्लेयर किया है वो ये किया है कि अबव 95% जो डिजीज है वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, ओके। जिसमें डायबिटीज एक मेन लाइफ मैनेजमेंट, लाइफ स्टाइल खराब होने से और आपकी थॉट प्रोसेस खराब होने के कारण। जी जी क्योंकि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर वो होते हैं कि जिनका रूट कॉज आपके मन में होता है, और धीरे धीरे वो सिम्टम्स जब बॉडी में आते हैं ना, तब हम जो सिम्टम हुए उसके अकॉर्डिंग वो बोल जी देते हैं कि ये डिजीज हो गई जी जी है ना। तो ये बहुत ही कंट्रोल की जा सकती है, रिवर्स की जा सकती है, लेकिन आपको जो काम करना पड़ेगा वो जी। बॉडी, माइंड और सोल, ठीक है तीनों पे काम करना पड़ेगा। ठीक है डाइट, 4 ठीक। पिलर हैं, ये चारों पिलर आपको एक साथ काम करना पड़ेगा, करेक्ट। है ना। तो ये ठीक है चारों पिलर हम किसी पर्टिकुलर के लिए तभी कर सकते हैं कि जब हम जी। किसी को कस्टमाइज करके डिजाइन करें, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। है ना। तो जी आपको मैं जरूर गाइड जरूर कर जी दूंगी, कोई जी बात जी नहीं, हम जी। एक्स्ट्रा एक आध दिन लेके आपको हाँ जी हाँ गाइड जी हाँ करें, जी जी मैडम। कोई थैंक यू दिक्कत। थैंक यू। वेलकम सर। नीतू जी। मैम, जो आपने सिम्टम्स बताए थे ना डायबिटीज के, तो उसमें से कम कितने सिम्टम्स हों कि हम समझें कि डायबिटीज है? देखिए, ये तो एक जनरल स्केल है, लेकिन मोस्टली 4 से 5 हम सिम्टम्स ऐसा मानते हैं कि अगर वो दिख रहे हैं तो फिर डायबिटीज है।
अगर उसका अच्छा, और मैम आपको, जो आपने जी हाँ बोलिए। हम्म जो स्ट्रोक आपने बताए थे वो कितने करने हैं? जैसे 60 करे अभी कपालभाति के, तो वो हमें 60 ही करने हैं? नहीं नहीं, जैसे आप तो योग वाले हैं, करते रहते हैं, तो अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार करना है। मान लीजिए आप 200 तक भी कर सकते हैं, लेकिन वो स्मूथ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी फास्ट कर दिया कभी स्लो कर दिया, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक। क्योंकि जी कोई भी जो आसन है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में लगाते हैं। जैसे वज्रासन बोला तो उन्होंने खटाखट पैर मोड़े और लगा दिया। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि अगर बुक में आपको मिलता है कि इस आसन से ये बेनिफिट होता है ना, लेकिन उसके साथ 2 रीजन और होते हैं, वो नहीं लिखे होते हैं। एक तो उसकी माउंटिंग डिसमाउंटिंग बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सब्जी बना रही हैं, सारी चीजों को मिक्स करके एक साथ पका दें और एक एक क्रम से डालें, जिस क्रम से सीक्वेंस से डालना है, तो दोनों के टेस्ट में जमीन आसमान का अंतर होगा, सब्जी दोनों में बनेगी। अंतर आएगा। ठीक है। और दूसरा ये कि जब हम किसी भी आसन में कम से कम मिनिमम 30 सेकेंड होल्ड कर पाते हैं, तब उस आसन में जो बेनिफिट लिखे रहते हैं वो हमें मिलने शुरू होते हैं। तो ये 2 चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग योग से कहते हैं कि वो 10 सेकंड भी नहीं रुकते और फिर बोलते हैं हम तो इतने सालों से योग कर रहे हैं और कोई भी उसमें फायदा नहीं हो रहा है। तो यहाँ मेरा उद्देश्य यह है कि सही टेक्निक से आपको योग करना सिखाना। तो मैम टाइम जैसे बहुत हम कपालभाति के जो राउंड कर रहे हैं वो राउंड के हिसाब से करना है, कंटिन्यू 100 कंटिन्यू या कंटिन्यू 150 कर कंटिन्यू कंटिन्यू करना है? एक राउंड में आप जितना कर सकते हैं कंटिन्यू। टाइम अच्छा काफी हो गया, तो जो लीव करना चाहे वो लीव जी। कर सकते हैं, जिनके क्वेश्चन है वो रुक जाए। जी और मैम जो रितु जी। अग्निसार जो कराए है ना, मैंने पहली बार किया है ये, मैंने पहले इसको कभी किया नहीं है, तो मुझसे कम हुआ वो, मतलब मैं कंफर्ट कम कर पाई उसको। कोई बात नहीं, तो बढ़ता बाकी का तो जाएगा पहले धीरे किया धीरे। हुआ था तो जब आप डेली करेंगे ना, जी मैम। तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन बिगनिंग ऑलवेज दीदी आप डिफिकल्ट। कर बहुत अच्छा रहे थे। आपके जितने भी जी आसन भी लग रितु रहे दीदी, थे आप बहुत अच्छा कर रहे थे। मैं एक्चुअली दीदी मैं रोज ओम आरम की चैंटिंग डेली मतलब 20-25 मिनट में करती हूँ मंदिर में बैठ के, मुझे आदत सी पड़ गई है। और विजुअलाइजेशन करके करती हूँ, मतलब अच्छा मन लगता है मेरा, तो इसीलिए आदत सी में आ गया है मेरी। मुझे दिखाई दे रहा था आपका, आप बहुत अच्छा कर रहे थे। जी थैंक रितु यू। जी। दीदी कपालभाति में जो हम जैसे पहले तो ये तो था ना कि एक्सहेल करते हुए नोस्ट्रिल से आउट करना था ब्रेथ, तो इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। नोस्ट्रल से ही करना है कपालभाति में। मतलब केवल नेवल में मूवमेंट होगा, नोस्ट्रिल से एक्सहेल करना है, हाँ, नोस्ट्रल से ही करना है, लेकिन फोर्सफुली करना फोर्सफुल करना है। हाँ, है ना। क्योंकि देखिए जैसे हमने फोर्सफुली एक्सेल किया, नेवल को अंदर किया, और जब नेवल को लूज छोड़ेंगे तो अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, तो इनहेल ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको उसके लिए एफर्ट नहीं करना है। एफर्टलेस इनहेल, एफर्टफुल एक्सेल। है। एक और मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना था, जो आपने बताया ना ओम चैंटिंग से, मेरे को ना 50 mg की थायराइड की टेबलेट शुरू हो गई थी अब से 15 ईयर्स बैक। लेकिन मैंने भी ओम चैंटिंग किया 3 मंथ्स और फिर मेरे को थायराइड की कभी कोई गोली नहीं खानी पड़ी और अभी तक ठीक गुड, है। क्योंकि वो एक बहुत अच्छी प्रोसेस है ओम चैंटिंग। और किसी के हैं क्या क्वेश्चन, या आज का दीदी सेशन? आप मेरे ख्याल से गुड़गांव वाले मंदिर से हैं, चंद्रप्रभु जैन मंदिर से। दीदी ने लिखा है कि उनको सेशन बहुत अच्छा लगा आज का। तो अगर आप वीडियो ऑन करके बात करेंगे तो और अच्छा लगेगा हमें भी। बिल्कुल, बहुत अच्छा सेशन था एंड वेल एक्सप्लेन। बहुत बढ़िया सेशन था, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीप्ति जी, ऑलवेज वेलकम। कोशिश करें फॉर्म यदि किसी ने नहीं भरा हो तो आज फिल कर दें, जिससे हमको डिटेल मिल जाए। और कल हम फिर आगे बढ़ते हैं ज्वाइंट एक्सरसाइज के साथ। किसी का यदि और कोई क्वेश्चन है या कुछ कहना चाहे तो भी वो अनम्यूट करके अपने आप को कह सकता है। मैम अगर फॉर्म फिल करना है तो डायबिटीज तो चेक करानी पड़ेगी ना हमें? नहीं, उसमें आपको यदि नहीं है तो आप उसमें 0 लिख दें, नील लिख दें, अच्छा है ना। वो जिनको जी। है उनके लिए, उनको भी सिर्फ नंबर लिखना है कि भाई 80 है, 120 है, तीनों जो नंबर्स होते हैं वो नंबर लिखना
जिनको नहीं है उनको कुछ भी नहीं करना। दीदी हमारा यहाँ पर जो मेन एम है वो सिर्फ योग सिखाना नहीं है, उनको प्रॉपर तरीके से योग कैसे करना है अलाइनमेंट के साथ। तो इसलिए इस सेशन में जो आज का रहा थोड़ा सा क्लियर कर दिया, ज्यादा क्लियर करके बताया कि आप जो नेक्स्ट आगे आने वाले दिन में करेंगे तो उसको प्रॉपर तरीके से करना है। आई थिंक सभी के क्वेश्चन हो गए हैं, तो हम कल मिलते हैं सेम समय पर।